अस्सलाम वालेकुम। क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सॉइल क्लासिफिकेशन क्या होती है, कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है, और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्पस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन के सॉइल क्लासिफिकेशन का एम क्या होता है। The purpose of soil classification is to provide a systematic method of categorizing soils into different groups in accordance with their engineering performance or probable engineering behavior। ठीक है, तो मेन पर्पस जो होता है सॉइल क्लासिफिकेशन का वो ये है कि हमने सॉइल को उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। इस डिवीजन का एडवांटेज ये होता है कि जब भी आपके सामने किसी स्पेसिफिक ग्रुप का नाम लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आपके सामने क्ले का वर्ड यूज होगा, तो आपके माइंड में फौरन आ जाएगा कि यार ये एक ऐसी सॉइल है जिसका पार्टिकल साइज 0.075 मिलीमीटर से लेसर होता है, जिसके स्वेलिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसकी शेयर स्ट्रेंथ कम होती है, जिसमें सेटलमेंट पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसकी परमेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो जस्ट उस सॉइल के ग्रुप का नाम सुन के, ठीक है, तो उस सॉइल के रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी आपके माइंड में आ जाएंगी। तो मेन पर्पस सॉइल क्लासिफिकेशन का ये है कि हमने सॉइल को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। और अगर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करें तो थ्री मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। तीन इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के। नंबर वन ये है कि हम जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। ठीक है, जो भी टर्म्स हम यूज करें वो यूनिवर्सल हों, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सॉइल क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ फील्ड और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट की बेसिस पे की जानी चाहिए। और थर्ड जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स मस्ट कैटेगराइज सॉइल ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड इंजीनियरिंग बिहेवियर। कि हम जो ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बना रहे हैं सॉइल के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो उन ग्रुप्स में जितनी भी सॉइल्स आ रही हैं, उन सब ग्रुप्स में जितनी भी सॉइल आ रही हैं वो सब की सब सिमिलर होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका इंजीनियरिंग बिहेवियर जो है वो सिमिलर होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल। बेसिकली जो सॉइल क्लासिफिकेशन की जाती है उसके लिए मैकेनिकल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम पार्टिकल साइज वगैरह फाइंड करते हैं। और सेकंड चीज़ जो है वो सॉइल की कंसिस्टेंसी लिमिट्स हैं, जिनको एटरबर्ग लिमिट्स भी कहा जाता है, जो कि हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमने मैकेनिकल एनालिसिस करना है सॉइल का। मैकेनिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि हमने सॉइल के पार्टिकल साइजेस का फाइंड करना है, या पार्टिकल साइजेस देखने हैं कि हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल साइजेस अवेलेबल हैं। और इसको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो मैकेनिकल एनालिसिस किया क्यों जाता है? टू ग्रुप द सॉइल्स विद सिमिलर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड टू प्रेडिक्ट सॉइल बिहेवियर। ठीक है, जैसे अभी अभी आपको मैंने क्ले की एग्जांपल दी, इसी तरह सैंड एक हमारे पास ग्रुप होता है, ग्रेवल ग्रुप होता है। तो ये पार्टिकल साइज और इनकी कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम ये ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास मैकेनिकल एनालिसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, मैकेनिकल एनालिसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ size range of particles present in a soil expressed as a percentage of the total dry weight। ठीक है, तो मैकेनिकल एनालिसिस जो है बेसिकली हम डिफरेंट साइजेस की परसेंटेज देखते हैं कि कौन सा पार्टिकल साइज कितने परसेंट मौजूद है हमारी सॉइल में। तो मैकेनिकल एनालिसिस के बेसिस पे जो मेजर ग्रुप्स हैं सॉइल के वो दो होते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल्स और फाइन ग्रेन सॉइल्स। कोर्स ग्रेन सॉइल की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक ग्रेवल है और एक सैंड है। इसी तरह जो फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं उनकी भी दो टाइप्स हैं, एक सिल्ट है और एक क्ले है। ठीक है, तो जो बॉर्डर लाइन हमारे पास पार्टिकल साइज है वो यूएससीएस सिस्टम के मुताबिक 0.075 मिलीमीटर है और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक 0.06 मिलीमीटर है।
यूएससीएस क्या है, बीएस क्या है, ये इंशाल्लाह आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो मैकेनिकल एनालिसिस दो टाइप्स का हो सकता है, सीव एनालिसिस और सेकंड जो है वो हाइड्रोमीटर एनालिसिस। अगर हमने कोर्स ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज पता करना है या कोर्स ग्रेन सॉइल का साइज देखना है तो उसके लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं, और अगर हमने फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज देखना है तो उसके लिए हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद सीव एनालिसिस के बारे में बताया गया। इसमें क्या किया जाता है कि सीव्स जो होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। सीव बेसिकली एक मैश होती है जिसके कोई स्पेसिफिक ओपनिंग साइज होता है। तो सीव एनालिसिस का जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक ये किया जाता है कि जो सबसे बड़ा ओपनिंग साइज है, ठीक है, ऐसी सीव जिसका साइज सबसे ज़्यादा है उसको हम टॉप पे रखते हैं। जैसे कि ये आपको सीव नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये सीव है और ये इसकी ओपनिंग साइज जो है वो 3 by 3 इंचज है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेन प्रिंसिपल क्या है कि हमने जो सबसे बड़ा ओपनिंग साइज है उसको टॉप पे रखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा साइज और उसके बाद उससे छोटा साइज, ठीक है। तो जब सीव में प्लेस करने के बाद मटेरियल को शेक किया जाता है तो क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 3 इंचज से कम है वो क्या होगा, इस सीव से पास कर जाएंगे और इस रेंज में आ जाएंगे। उसके बाद ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज नंबर 4 सीव से कम है, नंबर 4 का मतलब है 4.75 मिलीमीटर सीव, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 4.75 मिलीमीटर से कम है वो इसमें से पास कर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 4.75 मिलीमीटर से ज़्यादा है और 3 इंच से कम है वो इस रीजन में आ जाएंगे। इसी तरह वो तमाम पार्टिकल जिनका पार्टिकल साइज नंबर 200 सीव से छोटा है वो सारे के सारे इसमें से पास कर जाएंगे। नंबर 200 सीव का मतलब है ऐसी सीव जिसका पार्टिकल जिसकी ओपनिंग साइज जो है वो 0.075 मिलीमीटर होगा। तो अगर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन को देखें तो ऐसे तमाम पार्टिकल्स जिनका साइज 3 इंचज से लेके 4.75 मिलीमीटर तक होता है उनको हम ग्रेवल कहते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 4.75 मिलीमीटर से लेके 0.075 मिलीमीटर तक होता है उनको हम सैंड्स कहते हैं, और वो तमाम पार्टिकल जिनका साइज 0.075 से छोटा हो उसको हम फाइन्स कहते हैं या फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं। फाइन्स की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक सिल्ट है और एक क्ले है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद सीव एनालिसिस को ही थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि यूएससीएस के मुताबिक जो बॉर्डर लाइन है वो 4.75 मिलीमीटर है और 0.075 मिलीमीटर है। बॉर्डर लाइन क्लासिफिकेशन में ये होगा कि पार्टिकल जिनका साइज 3 इंचज से लेके 4.75 मिलीमीटर तक है वो ग्रेवल कहलाएंगे, 4.75 से लेके 0.075 तक सैंड होगी और 0.075 से जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो सिल्ट और क्ले कहलाएंगे। यूएससीएस का मतलब है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और बीएस का मतलब है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो ये जो 4.75 है या 0.075 है ये मिलीमीटर में शो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन दिया गया है यूएससीएस सिस्टम का और ब्रिटिश स्टैंडर्ड का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जो कि शो कर रही हैं कि फाइन ग्रेवल किस तरह की होती है, कोर्स ग्रेवल किस किस्म की है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, ठीक है। तो ये इनके साथ साथ पार्टिकल साइजेस भी बताए गए हैं। 4.75 से लेके 19 मिलीमीटर तक जो ग्रेवल है उसको फाइन ग्रेवल कहा जाता है। 19 मिलीमीटर से 76.2 मिलीमीटर या 3 इंचज तक जो पार्टिकल साइज है उसको हम कोर्स ग्रेवल कहते हैं। इसी तरह ये फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड जो है शो की गई। आपके लिए अभी आपने सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि 3 इंचज से लेके 4.75 मिलीमीटर तक जो पार्टिकल्स हैं उनको हम ग्रेवल कहते हैं, और 4.75 से लेके 0.075 मिलीमीटर तक जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सैंड कहते हैं, ठीक है। तो आगे ये सीव की एक चीज़ जो माइंड में आपने रखनी है, सीव नंबर।
ठीक है। सीव नंबर क्या होता है? सीव नंबर की डेफिनेशन देखा जाए तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स पर लीनियर इंच, ठीक है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स पर लीनियर इंच। तो अगर कोई नंबर 4 सीव है, इसका मतलब है एक लीनियर इंच में 4 ओपनिंग्स हैं। अगर नंबर 10 सीव है, ठीक है, तो इसका मतलब है एक इंच में जो है हमारे पास 10 ओपनिंग्स होंगे। तो नंबर ऑफ सीव का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ओपनिंग्स पर लीनियर इंच। और अगर सीव का साइज जो है वो इंचीज में है, मतलब ऑलरेडी इंचीज में है, 3 इंच सीव का मतलब है कि ओपनिंग साइज 3 इंचीज है, 2 इंचीज मतलब ओपनिंग साइज 2 इंचीज, और इसी तरह 1/2 इंचीज और 3/8 इंचीज जो है डिफरेंट ओपनिंग साइजेस को शो कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो सीव्स यूज होती हैं यूएससीएस सिस्टम में, वो ये आपके सामने लिखी हुई है। 3 इंचीज है, 2 इंचीज, 1.5, 1, 3/4, 3/8 इंचीज, और उसके बाद नंबर 4 सीव है, नंबर 5 है, नंबर 6, नंबर 7, 8, 10, 12, 14, 18, और इसी तरह ये 20 से लेके नंबर 200 सीव तक हमारे पास होती है नॉर्मली। और इसके बाद ये ओपनिंग साइज भी लिखे हुए हैं। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको 3 इंच सीव का साइज पता होना चाहिए, नंबर 4 सीव का साइज पता होना चाहिए, और नंबर 200 सीव का साइज पता होना चाहिए, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। तो ये साइजेस को ज़रा अच्छी तरह माइंड में बिठा लें। इसके बाद हमारे पास प्रोसीजर, सीव एनालिसिस का प्रोसीजर आ जाता है। तो आपने लैब पोर्शन में वैसे ये कर भी लिया होगा। सीव एनालिसिस में क्या किया जाता है कि हम एक ओवन ड्राइड सैंपल लेते हैं, उसका उसमें जितने भी लम्ब्स वगैरह हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद सीव्स को प्रॉपर अरेंज किया जाता है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था ये चीज़, ठीक है। प्रॉपर अरेंज करना है, इस तरह अरेंज करना है कि जिस पार्ट सीव का की ओपनिंग साइज सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर होगी, और जिसका ओपनिंग साइज सबसे कम है वो सबसे नीचे होगी। और एट द एंड मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, मतलब ऐसी सीव, ऐसा मटेरियल जो नंबर 200 सीव से या 0.075 मिलीमीटर सीव से पास कर जाए, उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास पैन होता है, ठीक है। तो सीव्स को आप इसी ऑर्डर में या इसी तरतीब में अरेंज करते हैं। उसके बाद उसको अच्छी तरह शेक किया जाता है ताकि मटेरियल इसमें से पास करता जाए। और फिर हम क्या करते हैं कि हमने इनिशियली मटेरियल का मैस हमें पता होता है कि कितना टोटल मैस था, और हर सीव पे कितना मटेरियल रिटेन हुआ है वो मैस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं या मैयर कर लेते हैं। जब हमारे पास दोनों मैसेज आ जाएंगे तो हम उन मैसेज को यूज़ करते हुए ये देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा मटेरियल कितने परसेंट था, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 100% मटेरियल जो है वो 76.2 से पास कर गया। उसके बाद 93% मटेरियल जो है वो 4.75 से पास कर गया। इसका मतलब है कि 100 माइनस 93, 7% मटेरियल ऐसा था जिसका पार्टिकल साइज 76.2 से लेके 4.75 मिलीमीटर तक था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रेवल की जो परसेंटेज है वो 7% है। इसी तरह 4.75 मिलीमीटर से लेके 0.075 मिलीमीटर तक जो मटेरियल है वो 93% से लेके 62% तक था। तो 93 माइनस 62 इज इक्वल टू 31%। इसका मतलब है कि हमारे पास 31% मटेरियल जो है वो सैंड होगा, और 62% मटेरियल ऐसा था जो 0.075 मिलीमीटर सीव से पास कर गया। तो 62 माइनस 0 इज इक्वल टू 62%। तो इस सैंपल में हमारे पास 62% सिल्ट और क्ले मौजूद थे। ये लैब पोर्शन में आप डिटेल में कर चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और उसके बाद एट द एंड जो है ग्रेडेशन कर्व, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, लैब में आपने किया भी होगा। ग्रेडेशन कर्व बेसिकली शो कर रहा होता है कि हमारे पास डिफरेंट साइजेस की रेंज क्या बन रही है, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल पे कमुलेटिव परसेंटेज होती है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास ग्रेन साइज डायमीटर होता है। ये कर्व जितना फ्लैट होगा, ठीक है, जितना वाइड होगा, जितना फ्लैट होगा, उतनी ही हमारी सॉइल जो है वो बेटर क्वालिटी कंसीडर की जाती है। उस पर हम बाद में आते हैं कि बेटर क्वालिटी सॉइल कौन सी होती है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये कर्व जितना फ्लैट होगा, ठीक है, जितनी वाइड रेंज को शो कर रहा होगा, उतनी ही हमारी सॉइल जो है वो
बेटर क्वालिटी होगी। और एक चीज़ जो इसमें आपने याद रखनी है वो ये है कि जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है जो ग्रेन डायमीटर को शो कर रही है, ये लॉग स्केल में प्लॉट की जाती है। एक्स एक्सिस की लाइन जो हमेशा लॉग स्केल में होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो सॉइल क्लासिफिकेशन है वो दो क्राइटेरियाज के बेसिस पे की जाती है। फर्स्ट क्राइटेरिया ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन था, जीएसटी था, मैकेनिकल एनालिसिस जिसको हमने कहा था, जो कि हम सीव एनालिसिस के थ्रू या हाइड्रोमीटर एनालिसिस के थ्रू फाइंड कर रहे थे। सेकंड क्राइटेरिया जो होता है वो है सॉइल कंसिस्टेंसी। सॉइल कंसिस्टेंसी बेसिकली डिग्री ऑफ फर्मनेस या उसकी कंसिस्टेंसी को शो कर रही होती है कि सॉइल की अपने बिहेवियर में कितनी कंसिस्टेंट है। ठीक है, जब सॉइल और वाटर का इंटरेक्शन होगा तो सॉइल अपने बिहेवियर में कितनी कंसिस्टेंट है या उसमें कितनी वेरिएशन आ रही होती है। सॉइल कंसिस्टेंसी बेसिकली उसी चीज को शो कर रही होती है। तो सॉलिड का मतलब क्या होगा? सॉइल बिहेव लाइक सॉलिड एट वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट। जब मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट बहुत कम होगा तो सॉइल सॉलिड फॉर्म में होगी। अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा तो सॉइल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एटरबर्ग या कंसिस्टेंसी लिमिट्स। सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए आपको एटरबर्ग लिमिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह सुनिएगा। ओके, ये हमारे पास कंसिस्टेंसी लाइन है या कंसिस्टेंसी कर्व है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है और वाई एक्सिस पे हमारे पास श्रिंकेज सॉइल वॉल्यूम, वाइड रेशो वगैरह मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप देख यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी जीरो है, सॉइल का वॉल्यूम भी जीरो है। जारी बात है, सॉइल आपको मैंने बताया था कि तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, लिक्विड, सॉलिड और एयर का। अगर मॉइस्चर कंटेंट जीरो है तब भी सॉइल में सॉलिड तो कुछ ना कुछ होगा। सॉलिड मटेरियल होगा तो सॉइल का थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी होगा। उसके बाद जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल के अंदर जितने वाइट स्पेसेस हैं वो फिल हो रही होती हैं। जब तक वाइट स्पेसेस फिल हो रही हैं तो या एयर वाइट्स जितने भी हैं जब तक वो फिल हो रहे हैं तब तक सॉइल का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो सॉइल का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर एक लिमिट ऐसी आएगी जब जब सॉइल में मौजूद तमाम के तमाम वाइट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। जब वाइट्स फिल हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो लिमिट जिसके बाद सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसको हम श्रिंकेज लिमिट या एसएल कहते हैं। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसके जहाँ तक मॉइस्चर चेंज से या मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज या डिक्रीज होने से सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब क्या होगा, श्रिंकेज लिमिट के बाद जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा सॉइल का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, लेकिन सॉइल जो है वो प्लास्टिक स्टेट में होगी। ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं होगी। आपको पता है लिक्विड एक ऐसा मटेरियल की ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हालत है मटेरियल की कि उसका कोई कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड जो कंडीशन है उसमें मटेरियल का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। तो प्लास्टिक स्टेट में क्या होता है कि मटेरियल का वॉल्यूम या उसकी शेप जो है वो कांस्टेंट तो है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में होगी और एक ऐसी स्टेज आएगी जब सॉइल जो है वो प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच जाएगी। जब सॉइल प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच जाएगी तो उसकी स्टेट जो है वो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि सॉइल जो है वो एज ए लिक्विड फ्लो करने लगेगी, एज ए लिक्विड बिहेव करने लगेगी। लिक्विड लिमिट के बाद जो हमारी सॉइल की स्टेट होगी उसको हम विस्कस लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तीन किस्म की कंसिस्टेंसी लिमिट्स हैं, श्रिंकेज लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है और लिक्विड लिमिट है। ये बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट को शो कर रही है। श्रिंकेज लिमिट का मतलब है वो मॉइस्चर कंटेंट जहाँ तक मटेरियल जो है वो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। सेमी सॉलिड स्टेट ऐसी स्टेट है कि जिसमें वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन सॉइल जो है वो सेमी प्लास्टिक है, प्लास्टिक स्टेट में नहीं आई। प्लास्टिक लिमिट वो लिमिट है कि उसके बाद अगर फर्दर वॉल्यूम चेंज होगा तो सॉइल जो है प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी और उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता रहेगा।
और लिक्विड वो मॉइस्चर कंटेंट है कि उसके बाद सॉइल जो है वो विस्कस लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी और उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होता रहेगा। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो डिफरेंस है उसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए ये टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट क्या है? लिक्विड लिमिट इज डिफाइंड एज द मॉइस्चर कंटेंट at which soil begins to behave as a liquid material and begins to flow। तो लिक्विड लिमिट वो मॉइस्चर कंटेंट है जहाँ पे सॉइल जो है वो एज ए लिक्विड फ्लो करने लगती है या एज ए लिक्विड बिहेव करने लगती है। उसके बाद कैसे ग्रांडे प्रोसीजर है लिक्विड लिमिट फाइंड करने का, लैब में आप इसको अच्छी तरह कर चुके हैं तो इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे। इसी तरह जो है प्लास्टिक लिमिट क्या है? प्लास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल बिगिंस टू बिहेव एज अ प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो प्लास्टिक लिमिट वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसपे सॉइल एज अ प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करने लगती है। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या है। ओके, उसके बाद प्लास्टिक लिमिट फाइंड करने का प्रोसीजर है। नॉर्मली 1/8 इंच डायमीटर का थ्रेड बनाया जाता है, उसको क्रम्बलिंग वगैरह चेक करते हैं। ये आप लैब में परफॉर्म कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट, तो इस पे भी हम नहीं जाएंगे। ओके, श्रिंकिंग लिमिट है, प्लास्टिसिटी लाइन चार्ट है। ठीक है, इस पे हम बाद में जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। दो किस्म के सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज होते हैं नॉर्मली। एक है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेफर्ड बाय जियोटेक्निकल इंजीनियर्स, और सेकंड है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल सिस्टम या आस्टो सिस्टम। और ये नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स प्रेफर करते हैं। आपने इतना माइंड में रखना है कि अगर कोई हमारे पास बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, अगर उसके लिए हम सॉइल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करेंगे। अगर कोई हाईवे प्रोजेक्ट है, कोई रोड है, कोई हाईवे है, उसके लिए अगर सॉइल को क्लासिफाई करना है तो उसके लिए हम आस्टो यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे आ जाते हैं हम। इट वाज डेवलप्ड बाय आर्थर कैसा ग्रांडे इन 1942 और सिस्टम इज बेस्ड ऑन पार्टिकल्स लेस देन 3 इंचेस। ठीक है, तो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक ऐसे तमाम पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया जाता है जिनका पार्टिकल साइज 3 इंच से लेसर है। अगर पार्टिकल का साइज 3 इंच से ग्रेटर है तो उसको हम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू क्लासिफाई नहीं कर सकते। और जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए ये दो चीज़ों को यूज़ करेगा, एक ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड है हमारे पास प्लास्टिसिटी ऑफ फाइंस। जो हमने एटरबर्ग लिमिट्स देखी थी, जैसे कि मॉइस्चर श्रिंकेज लिमिट थी, प्लास्टिक लिमिट थी, लिक्विड लिमिट थी, उनको यूज करेगा और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेगा जो हमने जीएसटी कर्व देखा था। ठीक है, तो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं सॉइल की: कोर्स ग्रेन सॉइल्स, फाइन ग्रेन सॉइल्स और ऑर्गेनिक सॉइल्स। ओके, उसके बाद है कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स कौन सी हैं और फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी हैं। ठीक है, तो ऐसी सॉइल्स जिनकी परसेंटेज पासिंग सीव नंबर 200 से 50% से लेसर होगी वो कोर्स ग्रेन सॉइल होंगी, और ऐसी सॉइल जिनकी परसेंटेज पासिंग सीव नंबर 200 से 50% से ग्रेटर होगी वो फाइन ग्रेन सॉइल्स होंगी। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि ओके ये चीज़ है। ठीक है, हमारे पास मटेरियल जो है अगर 50% से ज़्यादा कोर्स है तो हमारी सॉइल भी कोर्स ग्रेन्ड होगी। अगर मटेरियल 50% से ज़्यादा फाइन है तो वो सॉइल फाइन कहलाएगी। मतलब ये हो सकता है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसमें 70% कोर्स मटेरियल था और 30% जो है वो फाइन मटेरियल था, तो जाहिर बात है 70% 30% से ज़्यादा होता है तो इसलिए हम उस मटेरियल को कोर्स ग्रेन सॉइल का नाम देंगे। इसी तरह अगर फाइन मटेरियल की परसेंटेज ज़्यादा है तो उस सॉइल को हम फाइन ग्रेन सॉइल का नाम देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेमिंग कन्वेंशन है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यूएससीएस के मुताबिक सॉइल को जब क्लासिफाई किया जाता है
तो हम हर सॉइल को, ठीक है, एक ग्रुप सिंबल और एक ग्रुप नेम असाइन करते हैं। एक ग्रुप सिंबल होता है और एक ग्रुप नेम होता है, ठीक है। ग्रुप सिंबल जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इस चीज़ को अच्छी तरह माइंड में बिठा लें। ग्रुप सिंबल हमेशा दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा। जो फर्स्ट लेटर होगा वो शो करेगा कि सॉइल की ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और जो सेकंड लेटर है वो शो करेगा कि उसमें डोमिनेंट फ्रैक्शन कौन सी है, उसमें या उसमें डोमिनेंट प्रॉपर्टी कौन सी है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डोमिनेंट है या कंसिस्टेंसी उसकी डोमिनेंट है, ठीक है। तो सॉइल सिंबल्स जो हैं वो एक दफ़ा आप देख लें। ग्रेवल जो है उसको जी से शो किया जाता है, सैंड को एस से, सिल्ट को एम से, क्ले को सी से, ऑर्गेनिक सॉइल को ओ से, और पीट या मक जो होते हैं उनको हम पीटी से शो करते हैं। इसी तरह लिक्विड लिमिट के जो सिंबल हैं, एच मीन्स हाई लिक्विड लिमिट, और हाई लिक्विड लिमिट का मतलब है कि लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है। एल मीन लो लिक्विड लिमिट, और लो लिक्विड लिमिट का मतलब है कि लिक्विड लिमिट 50 से कम है। ग्रेडेशन सिंबल्स जो हैं वेल ग्रेडेड हो सकती है या पुअरली ग्रेडेड हो सकती है। वेल ग्रेडेड का मतलब है कि ऐसी सॉइल जिसका सी 1 से लेके 3 के दरमियान में है और सी यू जो है वो 4 से ग्रेटर है फॉर ग्रेवल। अगर ग्रेवली सॉइल है तो उसके लिए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन सी 1 से 3 के दरमियान में और सी यू जो है वो 4 से ज़्यादा है, तो उसको हम वेल ग्रेडेड कहते हैं। और अगर सैंड है, ठीक है, सैंडी सॉइल है, तो उसमें हमने देखना है कि सी अगर 1 से 3 के दरमियान में और सी यू जो है वो 6 से ज़्यादा है, तो उसको हम वेल ग्रेडेड कहते हैं। अदरवाइज हम उस सॉइल को पुअर ग्रेडेड कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो माइंड में रखनी है आपने, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तब सॉइल वेल ग्रेडेड होगी। अगर दोनों में से एक सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही, तो वो सॉइल पुअरली ग्रेडेड कहलाएगी, वो वेल ग्रेडेड नहीं होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब सॉइल जो है वो वेल ग्रेडेड होगी, ठीक है। तो ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इस पे अभी हम नहीं जाते। तो नेक्स्ट हम क्या है हमारे पास, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। सॉइल को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है, तो 75 मिलीमीटर से लेके 4.75 तक ग्रेवल है, 4.75 से 0.075 तक सैंड, और उससे स्मॉलर साइज ही जो है वो सिल्ट और क्ले होंगे, ठीक है। और थर्ड टाइप जो हमने देखी थी ऑर्गेनिक सॉइल्स थी। ऑर्गेनिक सॉइल ऐसी सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा हो, मतलब वेजिटेशन, वेस्ट मटेरियल वगैरह अगर ज़्यादा हो तो ऐसी सॉइल को हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि सॉइल ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एयर ड्राइड सैंपल लेते हैं, ठीक है, जिसको एयर ड्राई किया हुआ है, और एक ओवन ड्राइड सैंपल लेते हैं, ठीक है। उन दोनों सॉइल्स की लिक्विड लिमिट फाइंड की जाती है। अगर लिक्विड लिमिट ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल ओवर लिक्विड लिमिट ऑफ एयर ड्राइड सैंपल, उसकी रेशियो जो है वो 0.75 से लेसर हो, तो हम कहते हैं कि सॉइल ऑर्गेनिक है। अगर रेशियो 0.75 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि सॉइल जो वो इनऑर्गेनिक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। इसी तरह जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी यूएससीएस सिस्टम में, उसमें क्ले है, ठीक है। ऐसी क्ले का मतलब है ऐसी सॉइल विच पासिस सीव नंबर 200 and exhibits plasticity. It has plasticity index greater than 4 and plot of PI and LL falls on or above A line. इसका क्या मतलब है, तो A line चार्ट पे हम आ जाते हैं। हमने कहाँ पे देखा था, हाँ जी, हमारे पास A line चार्ट है, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जिस पे लिखा भी हुआ है कि A लाइन, ठीक है, इसको हम A लाइन कहते हैं। इसको प्लास्टिसिटी चार्ट कहा जाता है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास लिक्विड लिमिट है और वाई एक्सिस पे हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी लिक्विड लिमिट की वैल्यू फर्ज करें 60 हमारे पास लिक्विड लिमिट थी, 40 हमारे पास जो है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, तो हम लाइन ड्रा करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो इस केस में हमारा पॉइंट जो है वो
ये वाला बन रहा होगा। अगर लिक्विड 60 हो, प्लास्टिक प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 40 हो, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट जो है बेसिकली CH या OH को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी सॉइल या हाईली प्लास्टिक क्ले है और या फिर हाईली प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल है। अभी के लिए आपने माइंड में इतना रखना है कि ए लाइन से ऊपर जितनी सॉइल्स होंगी, या ए लाइन, ऑन ए लाइन या अबव ए लाइन, ठीक है, वो सारी की सारी सॉइल जो है वो क्ले कहलाएंगे। अगर सॉइल ए लाइन से नीचे है तो उसको हम सिल्ट कहेंगे और उसको M से शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये ए लाइन का यूज था। ओके, तो क्ले सॉइल ऐसी सॉइल है जिसकी जो कि नंबर 206 से पास कर जाए और जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 4 हो और जो ए लाइन के ऊपर प्लॉट हो रही हो या जो ए लाइन के ऊपर आ रही हो, ऐसी सॉइल को हम क्ले कहते हैं। अगर ए लाइन के नीचे सॉइल आ रही है, बाकी कंडीशन वही है कि नंबर 206 से पासिंग है और नॉन प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें, तो ऐसी सॉइल को हम सिल्ट कहते हैं। इसी तरह सैंड जो है, ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज जो है वो 4.75 मिलीमीटर से लेके 0.075 मिलीमीटर तक होता है, उनको हम सैंड कहते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 76.2 मिलीमीटर से लेके 4.75 मिलीमीटर तक होगा, उसको हम ग्रेवल कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है। इसी तरह ऑर्गेनिक क्ले है, तो अगर क्ले सॉइल है और उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है तो उसको हम ऑर्गेनिक क्ले कह देते हैं। अगर सिल्टी सॉइल है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो उसको ऑर्गेनिक सिल्ट कहा जाता है। और पीट जो है बेसिकली ये डीकम्पोज्ड सॉइल होती है, ठीक है। ऐसी सॉइल जिसमें वेजिटेशन मटेरियल जो है वो डीकम्पोज हो चुका हो, उसको हम पीट का नाम देते हैं। उसके बाद वेल ग्रेडेड की टर्म है, जी आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर सैंड है तो उसके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है, और सिल्ट है, सॉरी ग्रेवल है तो उसके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। वेल ग्रेडेड का मतलब है कि एक ऐसी सॉइल जिसमें ऑलमोस्ट सारे साइजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट की जो है सारे के सारी टाइप्स की सॉइल प्रेजेंट है, उसको हम वेल ग्रेडेड कहते हैं। और अगर कुछ साइजेस मिसिंग हो या सारे के सारे साइजेस एक जैसे हों तो उसको हम पुअर ग्रेडेड कहते हैं। यूनिफॉर्म ग्रेडेड का मतलब ये होगा कि सॉइल जो है सारे पार्टिकल सेम साइजेस के हैं। और गैप ग्रेडेड या स्किप ग्रेडेशन का मतलब ये होगा कि कुछ पार्टिकल साइज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल 3 इंच का साइज, 3 इंच पार्टिकल साइज हमारी सॉइल में मौजूद है लेकिन 2 इंचेस नहीं है, ठीक। उसके बाद 1 इंचेस का पार्टिकल साइज मौजूद है लेकिन 0.5 इंचेस के नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्किप ग्रेडेड है। इसी तरह अगर सारे पार्टिकल्स एक ही साइज के हैं तो उसको हम यूनिफॉर्म ग्रेडेड कहते हैं। फिर हमने दो टर्मिनोलॉजीज देखी थी, CU और CC। CU जो है इसको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कहा जाता है और ये D60/D10 के इक्वल होता है। और CC जो है इसको कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और इट इज इक्वल टू D30²/D60 इंटू D10। D60 क्या है, D30 क्या है और D10 क्या है। D60 मीन पार्टिकल साइज corresponding to 60% परसेंटेज पासिंग, D30 मीन पार्टिकल साइज corresponding to 30% पासिंग और D10 मीन पार्टिकल साइज corresponding to 10% पासिंग। तो यहाँ तक हमारे पास बेसिक्स आ गई हैं, ठीक है। D60 D30 का आपको मैं बता देता हूँ। ओके, इसमें ग्रेडेशन कर नजर नहीं आ रहा। जैसे ये चीज है, ठीक है। तो D60 का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे कि जैसे ये 60% पासिंग की लाइन है और सॉइल ए को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हम 60% से एक लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट तक, उसके बाद हम उसको वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल साइज बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास जो है D60 4.2 मिलीमीटर आ रहा है। ये 1 मिलीमीटर है, 2, 3 और 4.2 मिलीमीटर। तो D60 हमारे पास आ जाएगा 4.2 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारी सॉइल में 60% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका पार्टिकल साइज 4.2 मिलीमीटर से कम है, ठीक है।
D60 का मतलब क्या होगा, हमारी सॉइल में 60% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका पार्टिकल साइज 4.2 मिलीमीटर से कम है। इसी तरह D30 अगर 0.6 मिलीमीटर आ रहा है जैसे इस केस में, तो इसका मतलब है कि 30% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका पार्टिकल साइज 0.6 मिलीमीटर से कम है। और D10 0.09 मिलीमीटर है तो इसका मतलब है कि 10% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका पार्टिकल साइज 0.09 मिलीमीटर से कम है। तो D60, D30, D10 की वैल्यू हमारे पास है तो हम CU और CC कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दो क्राइटेरियाज मैंने बताए थे, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड के, कि अगर सैंड है तो वो वेल ग्रेडेड कब होगी, अगर ग्रेवल है तो वो वेल ग्रेडेड कब होगी, पुअरली ग्रेडेड कब होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। प्रोसीजर क्या होगा, इसमें हम नॉर्मली ये करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीव एनालिसिस भी करना है, ग्रेडेशन कर्व भी ड्रा करना है, और हमने ये देखना है कि 3 इंची से ज़्यादा साइज के पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, 3 इंची से लेके नंबर 475 तक कितने हैं, जो कि बेसिकली ग्रेवल को शो कर रहे होंगे कि ग्रेवल कितना है, कितने परसेंट हमारे पास ग्रेवल है। और उसके बाद हमने ये देखना है कि सैंड कितने परसेंट है, और फिर ये देखना है कि फाइन्स कितने परसेंट है। ठीक है, ये सारा करने के बाद हमारे पास फाइन्स की परसेंटेज भी आ गई है, ग्रेवल की परसेंटेज भी आ गई है, और सैंड की परसेंटेज भी आ गई है। तो हमने ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन्स की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, 5% और मोर सॉइल पासिस नंबर 200 देन कंडक्ट एटरबर्ग लिमिट्स टेस्ट। और अगर 5% से ज़्यादा सॉइल जो है वो फाइन ग्रेन्ड होगी तो हमने उसके ऊपर एटरबर्ग लिमिट्स टेस्ट भी परफॉर्म करने हैं। ये चीज़ माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइन्स, सैंड और ग्रेवल की परसेंटेजेस फाइंड करनी है। अगर फाइन्स की परसेंटेज 5% से ज़्यादा है तो हमने उस सॉइल पे एटरबर्ग लिमिट्स टेस्ट भी परफॉर्म करने हैं, उसकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि सॉइल जो है वो फाइन ग्रेन्ड है या कोर्स ग्रेन्ड। वो कैसे पता चलेगा, अगर ग्रेवल प्लस सैंड, ठीक है, सैंड और ग्रेवल के परसेंटेज का सम जो है वो हमें ये बता रहा होगा कि कोर्स कितनी सॉइल है हमारी। ठीक है, अगर कोर्स सॉइल जो है वो 50% से ज़्यादा है तो वो कोर्स ग्रेन्ड होगी, अगर फाइन सॉइल जो वो 50% से ज़्यादा है तो वो फाइन ग्रेन्ड होगी। अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो उसके लिए हम कोर्स ग्रेन्ड का प्रोसीजर यूज़ करेंगे, और अगर फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तो उसके लिए फाइन ग्रेन्ड का प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। ये फ्लो चार्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि परसेंटेज पासिंग नंबर सीव नंबर 200 कितनी है। अगर 50% से ज़्यादा मटेरियल नंबर 200 सीव से पास कर जाए तो इसका मतलब है कि सॉइल जो है वो फाइन ग्रेन्ड है। अगर 50% से कम मटेरियल सीव नंबर 200 से पास करे तो इसका मतलब है कि सॉइल जो है वो कोर्स ग्रेन्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिसाइड करना है कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है। ये देखने के बाद आपने देखना है कि सॉइल ऑर्गेनिक तो नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे कि आपने ओवन ड्राइड लिक्विड लिमिट और एयर ड्राइड लिक्विड लिमिट की रेशियो लेनी है। अगर वो 0.75 से लेसर है तो वो ऑर्गेनिक सॉइल है, अगर 0.75 से ग्रेटर है तो वो इनऑर्गेनिक सॉइल है। अगर ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक है तो उसके बाद हमने देखना है कि उसकी लिक्विड लिमिट जो है वो 50 से ज़्यादा है। अगर 50 से ज़्यादा लिक्विड लिमिट है तो वो हाईली प्लास्टिक होगी, उसको H से शो किया जाएगा, और अगर 50 से कम लिक्विड लिमिट है तो वो लो प्लास्टिक होगी और उसको L से शो किया जाएगा। O मीन ऑर्गेनिक, L मीन लो प्लास्टिक। तो इसका मतलब है कि ये सॉइल जो है लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल होगी। H मीन हाई प्लास्टिक, O मीन ऑर्गेनिक सॉइल, तो ये OH का मतलब आ जाएगा हाईली प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल। ये करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सॉइल ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक है तो उसको हमने इस तरह क्लासीफाई कर देना है, अगर इनऑर्गेनिक है तो उसको हमने देखना है कि ये कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है, तो फिर उसके चार्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद फर्स्ट करें आपके पास कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है, लेस देन 50% पासिंग सीव नंबर 200 है तो वो कोर्स ग्रेन्ड होगी। उसके बाद आपने देखना है कि परसेंटेज ऑफ फाइन्स, ठीक है, मीन वो सॉइल जो नंबर 200 सीव से पास कर गई है वो 5% से कम है, 5 से लेके 12% तक है, या 12% से ज़्यादा है।
अगर वो सॉइल 5% से लेसर होगी तो इसका मतलब है कि हमारी सॉइल जो है वो क्लीन कोर्स ग्रेन्ड है, और अगर क्लीन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो उसके लिए हमें एटरबर्ग लिमिट्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से लेकर 12% तक फाइन्स हैं तो वो हमारी डुअल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगी, वो डुअल बिहेवियर शो कर रही होगी। और अगर 12% से ज़्यादा फाइन्स होंगे तो वो डर्टी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगी। ठीक है, तो सॉइल अगर डुअल कोर्स ग्रेन्ड है या डर्टी कोर्स ग्रेन्ड है, इस केस में हमें जो है इस पे एटरबर्ग लिमिट्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉइल की लिक्विड लिमिट क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या क्या है। यहाँ तक करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो क्या है कि आपने इस चार्ट पे आ जाना है। ये चार्ट देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है या नहीं। ठीक है, तो फर्ज करें कि परसेंटेज ऑफ फाइन्स जो है वो 50% से लेसर थी, तो सॉइल हमारी जो वो कोर्स ग्रेन्ड है। उसके बाद हमने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि ग्रेवल की परसेंटेज कितनी है, सैंड की परसेंटेज कितनी है और फाइन्स की परसेंटेज कितनी है। तो अगर ग्रेवल की परसेंटेज ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सॉइल जो है वो ग्रेवल होगी और फर्स्ट लेटर जो है वो जी होगा। आपको मैंने बताया था कि यूएससीएस के मुताबिक सॉइल को हमने 2 लेटर्स का कम्बिनेशन देना होता है। तो अगर सॉइल ग्रेवल है तो फर्स्ट लेटर जी होगा, अगर सैंड है मतलब सैंड की परसेंटेज ज़्यादा है तो फर्स्ट लेटर जो है वो एस होगा। उसके बाद आपने देखना है कि सिल्ट और क्ले की फ्रैक्शन कितनी, मीन परसेंटेज ऑफ फाइन्स जो है वो कितनी है। अगर 5% से लेसर है तो इसका मतलब है कि सॉइल जो है वो क्लीन कोर्स ग्रेन्ड है। क्लीन है तो आपने इस पोर्शन पे आ जाना है। उसके बाद अगर ग्रेवल है तो आपने देखना है कि सी जो ग्रेटर देन 4 और सी 1 से लेकर 3 के दरमियान अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सॉइल जो है वो GW से शो करेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसको हम GP से शो करेंगे और वो होगी हमारे पास पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। इसी तरह अगर सैंड थी हमारे पास, उसमें हम देखेंगे कि अगर वेल ग्रेडेड सैंड है, ठीक है जी, दोनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो उसको SW से शो करेंगे और अगर पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो उसको SP से शो किया जाएगा। तो ये केस वो था कि जब परसेंटेज ऑफ फाइन्स जो है वो 5% से लेसर है। उसके बाद है कि अगर परसेंटेज ऑफ फाइन्स जो है वो 12% से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 12% से ज़्यादा फाइन्स हैं हमारे पास, सिल्ट प्लस क्ले फ्रैक्शन जो है वो 12% से ज़्यादा है, तो वो हमने कहा था कि वो डर्टी सॉइल होगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे आप देखो तो उसको हमने कहा था वो डर्टी कोर्स ग्रेन्ड होगी। इस पे हमने एटरबर्ग लिमिट्स परफॉर्म टेस्ट करने हैं। ठीक है, वो टेस्ट करने के बाद हमने देखना है कि अगर क्ले फ्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, क्ले की परसेंटेज ज़्यादा है तो सेकंड लेटर सी होगा, वो क्ले को शो कर रही होगी। और अगर सिल्ट की परसेंटेज ज़्यादा है तो सेकंड लेटर जो वो एम होगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है जी है या एस है। ग्रेवल है तो जी होगा, सैंड है तो एस होगा। और सेकंड लेटर आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि अगर क्ले ज़्यादा है तो सी होगा सेकंड लेटर, और अगर सिल्ट की परसेंटेज ज़्यादा है तो एम सेकंड लेटर होगा इसका। इसके बाद अगर परसेंटेज जो है फाइन्स की वो 5 से लेके 12% तक है, तो हमने इसको कहा था कि ये डुअल कोर्स ग्रेन्ड होगी। डुअल का मतलब है कि वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की प्रॉपर्टीज भी शो करेगी और फाइन ग्रेन्ड की प्रॉपर्टीज भी शो करेगी। तो उसकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो भी डुअल सिंबल को शो कर रही होगी। मतलब जैसे यहाँ पे 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन था तो यहाँ पे 4 लेटर्स का हमारे पास 2 पेयर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने देखना है कि अगर क्ले फ्रैक्शन ज़्यादा है तो उसमें क्ले डोमिनेंट होगी, सेकंड लेटर सी होगा। अगर सिल्ट फ्रैक्शन ज़्यादा है तो सेकंड लेटर जो है वो एम होगा। उसके बाद आपने देखना है कि अगर ग्रेवल है और वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो वो GW GC हो जाएगा, और अगर ग्रेवल है और साथ में क्ले ज़्यादा है तो सेकंड लेटर सी होगा। तो इन चारों ग्रुप्स को आप अच्छी तरह देख लें। मेन इसकी थ्योरी क्या है कि फर्स्ट लेटर डिपेंड करेगा ग्रेवल ज़्यादा है या सिल्ट ज़्यादा है, ग्रेवल ज़्यादा है या सैंड ज़्यादा है। ग्रेवल ज़्यादा है तो ये लेटर जो है जी होगा, सैंड ज़्यादा है ये लेटर जो है वो एस होगा। उसके बाद वेल ग्रेडेड है तो ये लेटर डब्ल्यू होगा, पुअरली ग्रेडेड है तो पी होगा। वो कैसे डिसाइड करना है वो आपके सामने क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद अगर ग्रेवल ज़्यादा है तो ये लेटर भी जी होगा, और सैंड ज़्यादा ये लेटर जो है वह एस होगा। अगर क्ले ज़्यादा है तो ये लेटर सी होगा, अगर सिल्ट है तो ये लेटर जो है वो एम होगा, जैसे यहाँ पे शो किया गया। तो इन क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह देख लें। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप नेम पे आ जाते हैं। नॉर्मली बैचलर्स लेवल पे ग्रुप नेम पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, आपको ग्रुप सिंबल का पता होना चाहिए। तो ये चार्ट्स जो हैं आपके माइंड में होना चाहिए, आपको खुद से आना चाहिए ये कैसे करने। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल्स। फाइन ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली इस बेसिस पे की जाती है कि अगर नंबर 200 सीव से 50% से ज़्यादा मटेरियल पास कर जाए तो हम कहते हैं कि ये सॉइल जो है वो फाइन ग्रेन है। ठीक है, 50% ज़्यादा मटेरियल पास कर जाए तो फाइन ग्रेन होगी। उसके बाद हमने उसकी कंसिस्टेंसी लिमिट्स फाइंड करनी है, और हमने ये देखना है कि वो सॉइल ए लाइन के ऊपर प्लॉट हो रही है या नीचे प्लॉट हो रही है। श्रिंकिंग लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट ये आपको पहले बता चुका हूँ, इस पर हम नहीं जाएंगे दोबारा। ओके, तो उसके बाद ये फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिसाइड करना है कि 50% से ज़्यादा अगर पास कर रही है नंबर 200 सी से तो इसका मतलब सॉइल जो है फाइन ग्रेन्ड है। उसके बाद आपने देखना है कि लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है। अगर लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो हाईली प्लास्टिक सॉइल होगी, हाईली प्लास्टिक है। उसके बाद आपने देखना है, जैसे कि आपको मैंने प्लास्टिसिटी चार्ट में भी बताया था, ये प्लास्टिक चार्ट है कि अगर सॉइल जो है वो ए लाइन के ऊपर प्लाट हो रही होगी तो वो क्ले होगी, अगर ए लाइन के नीचे प्लाट हो रही होगी तो वो सिल्ट होगी, उसको एम से शो किया जाएगा। तो यही चीज़ आपने करनी है, आपने देखना है कि सॉइल जो है वो ए लाइन के अगर ऊपर प्लाट हो रही है तो वो क्ले होगी, फर्स्ट लेटर सी आ जाएगा। और जहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था कि हाईली प्लास्टिक है तो सेकंड लेटर जो है वो एच होगा। इसी तरह अगर ए लाइन से नीचे प्लॉट हो रही है तो फर्स्ट लेटर एम होगा, सिल्ट को शो कर रही होगी, और हाईली प्लास्टिक है तो इसलिए सेकंड लेटर जो है वो एच ही होगा। अब अगर प्लास्टिक जो लिक्विड एलिमेंट है वो 50 से कम है तो उसके तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर पी आई 7 ग्रेटर देन 7 है और प्लॉट्स ऑन और अबव ए लाइन, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी सॉइल जो है वो सी एल होगी। अगर प्लास्टिक इंडेक्स 4 से 7 के दरमियान में है एंड सॉइल प्लॉट्स ऑन, ये इस चीज़ पे फोकस रखना है, अगर एंड सॉइल प्लॉट्स ऑन और अबव ए लाइन तो वो हमारी सी एल एम एल होगी। इसी तरह अगर पी आई जो है वो 7 से लेसर है और एंड सॉइल प्लॉट्स बिलो ए लाइन तो वो हमारी एम एल होगी। एल मीन लो प्लास्टिक, और सी या एम जो है वो बेसिकली शो कर रहे हैं कि हमारी सॉइल जो है ए लाइन के ऊपर प्लाट हो रही है या ए लाइन के नीचे प्लाट हो रही है। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं कि हमारी सॉइल जो है वो हाईली प्लास्टिक है, लो प्लास्टिक है, कौन सी है, आप इसको देख सकते हैं। इसको ज़रा अच्छी तरह समझना है, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो इस तरह करके आप कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं यूजिंग USCS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको थ्योरी मैंने अभी बताई है, जो फ्लो चार्ट्स बताए हैं, जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है। तो इसके मुताबिक आपने उन फ्लो चार्ट्स को यूज़ करते हुए देखना है कि हमारी सॉइल का ग्रुप सिंबल कौन सा आ रहा है। ठीक है, इन एग्जांपल्स को खुद परफॉर्म करके देखो। अगर कोई क्वेश्चन है तो लेक्चर के एंड पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ये आपने परफॉर्म करके देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली हाईवेज और रोड्स वगैरह पे यूज़ किया जाता है। उसे हम आस्टो कहते हैं। आस्टो मीन्स अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स। ठीक है, आस्टो सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड इन 1929. This classification is standardized by ASTM designation D3282 and AASHTO method M145. ठीक है, ये बेसिकली इसके स्टैंडर्ड कोड्स हैं। आस्टो कोड जो है वो इसका M145 है, और ASTM मेथड कोड जो है वो इसका D3282 है। It provides general rating of the soil as a subgrade material.
तो बेसिकली एस्ट्रो सिस्टम से हमें एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि सॉइल एज ए सबग्रेड मटेरियल सूटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। अगेन जिस तरह यूएससी सिस्टम में था वैसे ही यहाँ पे भी सॉइल को जब क्लासीफाई किया जाएगा तो वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और प्लास्टिसिटी ऑफ फाइंस को यूज करेंगे। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को नोट किया जाएगा और साथ में ये देखा जाएगा कि उसमें लिक्विड एलिमेंट, प्लास्टिसिटी ऑफ फाइंस वगैरह कितने हैं। ठीक है, इन चीज़ों को यूज करके सॉइल को क्लासीफाई किया जाएगा। और AASTO system uses both grain size distribution and attribute limits to assign a group classification and group index। ठीक है, AASTO क्लासिफिकेशन के मुताबिक एक ग्रुप क्लासिफिकेशन की जाती है और साथ ही ग्रुप इंडेक्स असाइन किया जाता है। ग्रुप क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं, A1 से लेके 8 तक नॉर्मली। ठीक है, इसके सब ग्रुप्स भी होते हैं, उसमें बाद में आते हैं। A1 का मतलब है कि बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, A7 का मतलब है कि पुअर क्वालिटी या वर्स्ट क्वालिटी इनऑर्गेनिक मटेरियल, और A8 का मतलब है वर्स्ट क्वालिटी मटेरियल। और A8 ग्रुप जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक सॉइल्स को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि A1 से लेके A7 तक जो ग्रुप्स हैं वो इनऑर्गेनिक सॉइल्स को शो कर रहे हैं और A8 जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जिस तरह हमने यूएससीएस में देखा था कि कोर्स सॉइल को हमने अलग से क्लासिफाई किया था, फाइन सॉइल को हमने अलग से क्लासिफाई किया था, उसी तरह एक चीज़ और, यूएससीएस में हमने कहा था कि अगर 50% से ज़्यादा मटेरियल नंबर 200 से पास कर जाएगा तो वो फाइन ग्रेड होगा। इस केस में AASTO में वो ये कहते हैं कि अगर 35% से ज़्यादा मटेरियल नंबर 200 से पास कर जाए तो वो फाइन ग्रेन सॉइल होंगी, और अगर 35 से लेसर पास करे तो वो कोर्स ग्रेन या ग्रेनुलर मटेरियल होगा। ग्रेनुलर मटेरियल्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, A1, A2 एंड A3। तो 3 ग्रुप्स ये वाले जो हैं ये शो करते हैं ग्रेनुलर मटेरियल को, और A4, A5, A6 और A7 जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल को शो करते हैं या सिल्टी एंड क्ले टाइप मटेरियल्स को शो करते हैं। जो की पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि यूएससीएस 50% के को बॉर्डर लाइन कंसीडर करके सॉइल को क्लासीफाई करता है, और जो AASTO है वो 35% को यूज करते हुए सॉइल को क्लासीफाई करता है। इसी तरह ग्रुप इंडेक्स वैल्यू जो है वो नॉर्मली 0 से लेके कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी 0 या 0 के जितनी करीब होगी सॉइल की क्वालिटी उतनी ही बेहतर कंसीडर की जाएगी, और जितनी सॉइल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी सॉइल क्वालिटी उतनी ही पुअर कंसीडर की जाएगी। उसके बाद ये चीज़ आपको मैंने बता दी है कि अगर सॉइल ऑर्गेनिक है तो उसको हम A8 में प्लेस करेंगे, अगर इनऑर्गेनिक है तो वो A1 से लेके A7 तक के दरमियान में कहीं भी प्लेस होगी। उसके बाद आपने देखना है कि नंबर 200 से पासिंग जो है वो 35% से ज़्यादा है या कम है। अगर 35% से ज़्यादा मटेरियल नंबर 200 से पास कर जाए तो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो A4, A5, A6 या A7 हो सकते हैं, और अगर 65% से ज़्यादा रिटेन हो जाए या 35% से कम पास करे, ठीक है, तो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो A1, A2 या A3 हो सकते हैं। उसके बाद इसकी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, ये टेबल ये चार्ट आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे तो समझ आएगी। अगर सिर्फ देख के रटा मारने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, अगर आप चार्ट से देखना चाहें चार्ट से देख सकते हैं। ये टेबल है, इस टेबल को भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो चार्ट में हमने को यूज़ करके देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि नंबर 200 से पासिंग जो है वो 35% से लेसर है या ग्रेटर है। अगर 35% से लेसर है तो इसका मतलब है कि सॉइल जो है वो कोर्स ग्रेन्ड है। अगर सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है तो हमारे ग्रुप्स जो है वो इनमें से कोई हो सकते हैं, A1 से लेके A3 तक। अगर 35% से ज़्यादा मटेरियल पास कर जाए तो इसका मतलब है कि सॉइल जो है वो फाइन ग्रेन्ड है, और हमारे ग्रुप्स जो है वो A4 से लेके A7 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने देखना है कि नंबर 40 सीव से जो पासिंग है वो 50% से ज़्यादा है या कम है। नंबर 40 सीव से पासिंग देखेंगे, अगर ज़्यादा है तो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो A1 B भी हो सकता है और A1 A भी हो सकता है। अगर ये नो हो जाए, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना हो, तो उस केस में हमारा ग्रुप जो है वो
A24 या A से लेके A3 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद आपने देखना है कि हमारी जो सॉइल है, ठीक है, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 से लेसर है या ग्रेटर है। अगर यस है, उसके बाद आपने ये कंडीशन देखते जाना है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारी सॉइल जो है A1A होगी। अगर इनमें कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ग्रुप A1A होगा। अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारी सॉइल जो है वो A1B होगी। इसी तरह अगर PI लेस देन 6 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखना है कि लिक्विड लिमिट 40 से लेसर है या ग्रेटर है। अगर 40 से लेसर है, यस है, तो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो A24 या A26 हो सकता है। और अगर 40 से ग्रेटर है, ठीक है, तो उसके बाद हमने PI को देखना है। अगर PI लेस देन 10 है तो हमारा ग्रुप जो है वो A25 हो सकता है और या A27 हो सकता है। इस तरह इन डिफरेंट कंडीशन को आपने देखते हुए डिसाइड करना है कि हमारा ग्रुप जो है वो कौन सा बनेगा। अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये चार्ट भी यूज़ किया जा सकता है, उसके इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, ये ग्रुप इंडेक्स जो है ये क्रिटिकल है, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स का जो फार्मूला है आपके सामने, ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू F200 माइनस 35 इंटू 0.02 प्लस 0.5, ये आपके सामने। ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये जो पहले लिखी हुई इसको हम कहते हैं पार्शियल ग्रुप इंडेक्स डिटरमिन्ड फ्रॉम लिक्विड लिमिट। और जो सेकंड टर्म है उसको हम कहते हैं कि पार्शियल GI या ग्रुप इंडेक्स डिटरमिन्ड फ्रॉम प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ग्रुप इंडेक्स बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, लिक्विड लिमिट से आता है और हमारे पास और प्लास्टिसिटी इंडेक्स से आता है। F200 का मतलब है परसेंटेज पासिंग सीव नंबर 200, LL मीन लिक्विड लिमिट और PI मीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स की अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको हमने जीरो कंसीडर करना है, और ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी या मतलब जीरो के जितना करीब होगी, हमारी सॉइल उतनी ही बेटर क्वालिटी कंसीडर होगी। उसके बाद ये है कि हमने ग्रुप इंडेक्स कभी पॉइंट्स में शो नहीं करना। ये नहीं होगा कि 3.4 ग्रुप इंडेक्स या 3.5 ग्रुप इंडेक्स, ये नहीं हो सकता। हमने हमेशा ग्रुप इंडेक्स को राउंड ऑफ करना है। तो नंबर्स को राउंड ऑफ कर कैसे किया जाता है, ये आपको प्रिंसिपल इसका पता है। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो उसको हम हायर नंबर की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। अगर 5 से लेसर वैल्यू आ रही हो तो उसको हम स्मॉलर नंबर की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर हमारे ग्रुप जो है, ठीक है, हमारे सवाल का ग्रुप जो हमने डिसाइड किया तो वो A26 या A27 हो, तो उसके लिए जब ग्रुप इंडेक्स फाइंड करना है तो हम सिर्फ सेकंड पोर्शन से फाइंड करेंगे। जो ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला है वो सिर्फ सेकंड पार्ट से फाइंड किया जाएगा, फर्स्ट पार्ट उसमें यूज नहीं होगा। एट द एंड जब आप सॉइल को शो करते हैं अपने रिजल्ट्स को, तो इस फॉर्म में शो किया जाता है। पहले ग्रुप नंबर लिखा जाता है और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो आस्टो के मुताबिक जब सॉइल को आप क्लासीफाई कर लेंगे तो उसको आपने इस तरह शो करना है कि पहले ग्रुप इंडेक्स ग्रुप सिंबल आप बताएंगे कौन सा है, और उसके बाद आप बताएंगे कि उसमें ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जिसमें परसेंटेज पासिंग सी नंबर 10 80% है, परसेंटेज पासिंग सी नंबर 40 जो है वो 52% है, और परसेंटेज पासिंग सी नंबर 200 20% है। लिक्विड लिमिट 35 है, प्लास्टिक लिमिट जो 20 है। तो PI आपको मैंने बताया था लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, तो PI जो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब उस चार्ट को देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि परसेंटेज पासिंग सी नंबर 235 से लेसर है या ग्रेटर है। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो परसेंटेज पासिंग है वो 20% है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि परसेंटेज पासिंग सी नंबर 200 जो है वो 20% है। इसका मतलब कि सॉइल जो है वो कोर्स ग्रेन्ड है। कोर्स ग्रेन्ड है तो उसकी जो ग्रुप क्लासिफिकेशन है वो A1 से लेके A3 के दरमियान कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि परसेंटेज पासिंग सी नंबर 50% से लेसर है या ग्रेटर है। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया होगा, 50% से लेसर है या
ग्रेटर है। तो हमारे पास जो वैल्यू है परसेंटेज पासिंग सी नंबर 40 वो 52% है। तो हमारे ये क्राइटेरिया जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। परसेंटेज पासिंग सी नंबर 40 जो है वो लेस देन 50 नहीं है, ग्रेटर देन 50 है, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि सी नंबर परसेंटेज पासिंग सी नंबर 200 लेस देन 10%, यस और नो। परसेंट हमारी परसेंटेज जो है वो 20% थी, नो है, तो हम क्या होगा, हम इस स्टेज पे आ जाएंगे। इसके बाद हमने देखना है कि पी आई जो है, सॉरी लिक्वल लिमिट जो है वो 40 से लेसर है या ग्रेटर है। हमारी लिक्वल लिमिट 35 थी, लेस देन 40 है तो यस आ जाएगा, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हमने देखना है कि पी आई लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 10 है। हमारा पी आई 15 है, ग्रेटर देन 10 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, नो हो गया, तो हमारा ग्रुप जो है वो A to 6 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो सॉइल है उसका ग्रुप A to 6 होगा। ठीक है, तो हमारे ग्रुप सॉइल का ग्रुप A to 6 आ गया। उसके बाद हमने ग्रुप इंडेक्स फाइंड करना है। जैसे आपको मैंने बताया था, अगर हमारे सॉइल का ग्रुप A to 6 या A to 7 है तो उसका ग्रुप इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ सेकंड टर्म से कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, F200 की वैल्यू हमने पुट की, PI की वैल्यू पुट की, और हमारा ग्रुप इंडेक्स जो है वो 0.25 आया। इसको हमने राउंड ऑफ किया, तो हमारी सॉइल क्लासिफिकेशन जो है वो A to 6 या और उसके साथ ग्रुप इंडेक्स जो वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही था। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को अच्छी तरह सुने और फिर मुझसे पूछ लें अगर क्वेश्चन है तो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।